हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी कहा था कि मैं आपको एक सरप्राइज वीडियो देने वाला हूं, तो ये वीडियो आ चुका है। सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ जॉब्स की एडवर्टीजमेंट हो चुकी है, तो उनका भी एक ना एक दिन एग्जाम तो होगा ही होगा। तो मेरे ख्याल से 2 महीने के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे यहाँ से। दूसरी बात, वैकेंसीज और भी आने वाली है, तो आपको तैयारी करनी ली चाहिए और ज्यादातर अभी आपको वीएलडब्ल्यू का सिलेबस जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आगे वही सिलेबस सारे एग्जाम्स का लगभग लगभग रहने वाला है। तीसरी बात, अभी जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म निकलने वाले हैं। 2 मई से आप अप्लाई कर सकते हो। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप उसके लिए फॉर्म एप्लीकेशन भर लेना। तो मैं कहूँ तो मैं तो आपको इतना कहूंगा कि अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। सारे बच्चों का गुस्सा फूटने वाला है। इस वाले एग्जाम में कंपटीशन विल बी वेरी हाई। लेकिन मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए, और अगर आपको टाइपिंग भी नहीं आती है तो किस तरीके से आप मोबाइल फोन का यूज करके उसके साथ कीबोर्ड 250 रुपए में लाकर कनेक्ट करके आप टाइपिंग सीख सकते हो। ठीक है, तो बात करेंगे इस सरप्राइज की, तो वीएलडब्ल्यू पेपर आपको देखने को मिलेगा 3x फास्टर, 3 टाइम ज्यादा स्पीड के साथ हम क्वेश्चन उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो आप कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मुझसे पहले आप क्वेश्चन उसको देखते ही थिंक विदाउट इंक वाले अप्रोच से क्वेश्चन उसको सॉल्व करोगे। अच्छा, ये पेपर आप बोलोगे सर खलाया कहां से, अभी तो वीएलडब्ल्यू का पेपर हुआ नहीं है। तो बेटा ये है एक जाने माने एक अच्छे चैनल का मॉक टेस्ट। ठीक है, हालांकि गलतियां हर जगह पे होती है, तो कुछ खामियां मुझे यहां पर भी लगी, लेकिन खामियों के कंपैरिजन में अगर खूबी की बात करेंगे, अच्छी बात अच्छी चीजों की बात करेंगे, तो मुझे ये टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा टेस्ट है। बहुत अच्छी बातें इसमें है, क्योंकि एज इट इज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वीएलडब्ल्यू वाले पेपर में, जो कि आपका एक्चुअल एग्जाम होगा, जहां पे आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब खूबी इसमें यह है कि एज इट इज इन्होंने पैटर्न को फॉलो किया हुआ है मेरे ख्याल से। हालांकि मैंने ये मॉक टेस्ट खुद अटेम्प्ट किया, मेरे लगभग 80 के आसपास नंबर भी बने। जीके मुझे थोड़ा सा टफ लगा, कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा टफ लगा, मैथ्स मॉडरेट लगा, रीजनिंग इजी लगा, और कंप्यूटर भी लगभग मॉडरेट ही लगा। ठीक है, और अगर इस साल की बात करेंगे तो 72 इसने प्रिडिक्ट किया था कट ऑफ। मैं तो कह रहा हूं अगर आपके 65 प्लस भी आ रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छे जा रहे हो, या आपके मोर प्रिसाइज अगर मैं आपको कहूंगा 70 प्लस अगर आप क्या आ रहे हैं, तो आप कट ऑफ को क्लियर कर लोगे। फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूंगा एक्चुअल एग्जाम के दिन। ओके, सो बेस्ट एंड इजी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। जहर कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, उसके अलावा भी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ऑल इन वन शॉट होगा, सारे के सारे क्वेश्चन, मैथ्स कंप्लीट, रीजनिंग। ओके गाइस, सो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे तो आपको लेक्चर्स मिलते ही है, और प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पे मिलेगा। उसके अलावा कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, 100% स्कोर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं आपको खूबी भी बताऊंगा, खामी भी बताऊंगा, कहाँ पे आपको घबराने की जरूरत है और कहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, किस तरीके से 3 टाइम ज्यादा हम फास्टर सोच सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करना होता है, ये बकवास नहीं पढ़नी होती, ये ज्यादा नहीं देखना होता, जस्ट क्वेश्चन पढ़ना होता है। तो पढ़ो। विच डिपार्टमेंट है सेकंड लोवेस्ट प्रोडक्शन इन यूनिट्स, कहता है कौन से डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स है। तो सेकंड लोवेस्ट प्रोडक्शन हमें देखनी है कौन से डिपार्टमेंट में होगी। सो अगर हम देखेंगे लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट हमारे पास 50 है, और 50 कौन सी डिपार्टमेंट में है, ई में है। ठीक है, लेकिन हमें पूछ रहा है सेकंड लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट। सो सेकंड लोवेस्ट की बात करेगी तो कितना है हमारे पास, 100 है, और 100 हमारे पास है डी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि स्क्रीन पर नहीं आ गई है यहाँ पे। आगे आप देखोगे कि मैंने किस तरीके से रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स में कंप्लीट स्कोर करके मेरा 80 बन रहा है, अदरवाइज मेरा जीके तो वही आता है। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट।
द बार ग्राफ शोज, बस ये वही कहानी है, घिसी पिटी कहानी। तो हम मुद्दे की बात करेंगे तो हमें रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ए टू दैट ऑफ डिपार्टमेंट एफ। तो क्या डिपार्टमेंट ए और एफ के प्रोडक्शन का रेशियो, ए में कितना होता है 250 यूनिट्स, एफ में कितने होते हैं, बोलोगे सर 400 यूनिट्स। तो काटोगे पीटोगे 5:8, 5:8 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब हमें सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग मिरर प्लेस्ड ऑन राइट साइड में। यहां पे हम मिरर रखेंगे और हम देखेंगे मिरर इमेज किस तरीके से बनेगी। पहले इस ई को पकड़ो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर इस एरो को पकड़ो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ट्राइंगल को जब हम पकड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इस आंख को पकड़ेगी तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एक ही ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करेगा, उसको आप टिक करोगे। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम में। जो भी फिगर्स पे आते हैं ये ऑप्शंस पर बेस्ड होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑल डॉग्स आर लायंस, नो एलिफेंट इज अ लायन। तो कंक्लूजन हमारे पास है, कौन सा फॉलो करता है ये हमें देखना। देखो बेटा, अगर हम रियलिटी में देखेंगे तो इसमें कुछ भी सच नहीं है। क्या कुत्ते शेर भी होते हैं? नहीं ना। लेकिन हमें यहाँ पे रियलिटी को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को ही सच मानना पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ। चलिए, कहता है सारे डॉग्स क्या है, लायंस है। तो ये हो गए हमारे पास डॉग्स, ये हो गया हमारे पास लाइन। ठीक है, ओके। देन नो एलिफेंट इज लाइन, तो एलिफेंट यहां पे कहीं पे होगा जो कॉमन नहीं है इसमें। तो ये इस मेथड को हम कहते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मेथड कहते हैं। ओके, वेन डायग्राम मेथड कहते हैं, राइट। तो अब कंक्लूजन की बात करेंगे। नो डॉग इज एलिफेंट, नो डॉग इज एलिफेंट तो सही है। नो लाइन इज डॉग, नो लाइन इज डॉग गलत है। ठीक है, क्योंकि कुछ लाइन तो डॉग्स भी है। ठीक है, सम एलिफेंट्स और डॉग्स, सम एलिफेंट्स और डॉग्स गलत बात है। और वैसे भी ये अगर हम देखेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और यहाँ पे एलिफेंट की जगह अगर हम देखेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होता है, होगी एक बात। दूसरा मेथड, सेकंड वे मैंने आपको पढ़ाया है, अपने लेक्चर्स में भी पढ़ाया है। क्या? 50-100 लॉजिक, 50-100 लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस इमेज को यहां पे पलट देंगे तो किस तरीके से बनेगी। तो आपको पता है कि ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। ओके, देन ये वाली लाइन जो है कुछ इस तरीके से बनेगी, और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ऐसी एक ही इमेज आपको ऑप्शंस में दिखेगी, बस उसको टिक करोगे, बात खत्म। बताओ क्या मुश्किल है? कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, आपने डर रखा है अपने दिल में, उस डर को भगाओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा कारण है, और कुछ भी नहीं। कहता है इफ 3/5 ऑफ x इज इक्वल टू 4/9 ऑफ y, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ x एंड y। कहता है 3/5 ऑफ x इज इक्वल टू 4/9 ऑफ y, x इज टू y निकालना है। सॉल्व करोगे 3 into x into 9, 27x इज इक्वल टू 5 into x into 4, 20y। सो x इज टू y क्या होगा, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, यानी कि 20, 27, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशंस करेक्ट। अब ये क्वेश्चंस भी हमें क्या होते हैं, इक्वेशन फॉर्म में होते हैं। साइन इंटरचेंज हमारा सिलेबस में डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसकी रिलेवेंस है 100%। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये बात मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करोगे, लेकिन रिक्वेस्ट करोगे यहाँ पे कि कोई स्ट्राइक ना जाए मेरी इस वीडियो पे। ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं। ओके, कौन से दो साइंस को हम इंटरचेंज करेंगे? सपोज मैं अगर बोलता हूं प्लस माइनस को इंटरचेंज करना है, दैट मीन्स प्लस माइनस की जगह आएगा और माइनस प्लस की जगह आ जाएगी। इसका मतलब होता है इंटरचेंज। ओके, देन हमें क्या है, तो मैंने ये ट्राई किया, जब खुद अटेम्प्ट किया पेपर तो ये सेटिस्फाई नहीं हुए, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो क्या करना है, देखो बेटा 36 डिवाइड बाई 2, इनटू की जगह माइनस आ जाएगा, यानी कि -12। ठीक है, +3 और माइनस की जगह मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 24। देन बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा, पहले डिवाइड करेगी तो यहाँ पे 18 आ जाएगा -12, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा, 3 से 18 इज इक्वल टू 24। सो यहाँ पे 18 होगी 36 - 12, यानी कि 24 इज इक्वल टू 24। सो दिस ऑप्शन विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। नंबर सीरीज पे ये क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे गंदी नजर से देखोगे
तो 3 पहले ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे 6 ऐड हुआ है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर 9 ऐड होने चाहिए और यहाँ पे फिर 12 ऐड होने चाहिए, यानी कि 3 के मल्टीपल्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए हमारे पास 2 वेज है। क्या? एक नंबर 1 वे क्या है हमारे पास? फर्स्ट वे, ये हमारे पास फर्स्ट वे है 64 को ऐड करना है थर्ड मल्टीपल यानी कि 9, या फिर और सेकंड वे क्या है हमारे पास? 85 को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं 12। सो दोनों वेज में हमें 73 मिलेगा और 73 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, देन in a certain code language hammer is written as this, WREHE be written in as in that language is what? Okay, बस करो। देखो बेटा, पहले वाले को चेक करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शंस के सारे लेटर सेम है, पहले लेटर, दूसरा भी, तीसरा भी, ठीक है। तो क्या करना है, तो बस जस्ट चेक करेंगे। अगर आप बेसिक से भी करना चाहते हो तो करो, ठीक है। ये हमारे पास है HAMMER, ओके। नीचे क्या है? ICPQJX। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है। ठीक, इतना आपको आ गया ना समझ क्या हो रहा है? H के बाद IAB देन C, ठीक है, यानी 2 A के बाद 2 कदम चलने। M के बाद 3 कदम चलो। NOP, M के बाद 4 कदम चलो। MNOPQ, ठीक है, इस तरीके से होता है। देन यहां पे हम देखेंगे क्या है? WRENCH, ठीक है। यहां पे 1 कदम चलो WX, यहां पे 2 कदम चलो RPQR, यानी कि ST आ जाएगा, ठीक है। यहां पे 3 कदम EFGH आ जाएगा। यहां पे 4 कदम चलो NOPQR, ठीक है। यहां पे 5 कदम चलो DEFGH, ठीक है। और यहां पे 6 कदम चलो तो क्या आ जाएगा? N। एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ, P and Q are at a distance of 240 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट 9 AM, ठीक है। इस बात की रिलेवेंस नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेटा P, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे Q, और टोटल डिस्टेंस इनके दरमियान है कितना? 240 किलोमीटर, एक दूसरे से दूर है। ओके जी। आफ्टर 1 आवर, यानी 9 बजे के बाद 1 घंटा, यानी कि 10 बजे क्या होता है? क्यू स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पी, क्यू यहां की ओर चलता है, ठीक है, एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि क्यू की स्पीड कितने? 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और पी की स्पीड हमारे पास भी गिवन होगी, वो है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, ये होगी इनकी स्पीड, राइट। चलिए जी, क्यू चलता है यहां की ओर, P starts moving towards Q at the speed of 18 किलोमीटर पर आवर, at what time will they meet? बस कहता है 10 बजे Q स्टार्ट करेगा, क्योंकि 9 बजे टाइम था, डिस्टेंस इतनी थी, 1 घंटे के बाद Q स्टार्ट करता है P की तरफ चलना 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस निकालेगा? बोलोगे सर 25 किलोमीटर डिस्टेंस निकाला है। और रिमेनिंग डिस्टेंस अब कितनी रही? आप बोलोगे सर 240 तो टोटल था, टोटल कितना था? 240 तो टोटल था, टोटल डिस्टेंस वाज 240। अब 25 तो क्यों नहीं निकाली? 25 ने क्यों नहीं निकाली? और टाइम हुआ होगा कितना? 11 बजे, क्योंकि 1 घंटा चला ये, ठीक है, 1 घंटा चला। और डिस्टेंस कितनी रही? आप बोलोगे सर 215 किलोमीटर, ठीक है। इतनी हमें अब डिस्टेंस इनकी रहेगी, राइट। चलिए जी, अब क्या काम करेगी ये नालायक लोग? अब यहां से P भी स्टार्ट करता है चलना और Q भी यहां से चलता है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? बोलोगे सर 215 किलोमीटर। और इनकी स्पीड अब क्या होगी? ये रिलेटिव स्पीड में मैंने आपको पढ़ा है कि डबल होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। सो 25 + 18, यानी कि को किस स्पीड से? 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितना टाइम लग जाएगा? अब इनको 5 आवर्स टाइम लग जाएगा, ठीक है। 5 आवर्स टाइम लग जाएगा, कब से? 11 बजे से 5 घंटे फर्दर इनको लाएंगे। सो दैट मीन्स आंसर शुड बी व्हाट? 11 बजे ये स्टार्ट करते और 5 घंटे उनको टाइम लगता है, 5 आवर लगता है।
तो यानी कि 4 बजे ये शाम को मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काउंटिंग फिगर पे क्वेश्चन है। यूजुअली एसएससी की बात करो, अदर एग्जाम्स की बात करो तो काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल पे ही आता है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स में स्क्वायर पर भी आता है, रेक्टेंगल पर भी आता है। अगर हम अपने एग्जाम की बात करेंगे तो काउंटिंग फिगर डायरेक्ट डायरेक्ट हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन हाँ, नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बड़ा सा पोर्शन है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब इन क्वेश्चंस को दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ट्रिकी अप्रोच, दूसरा होता है हम बेसिक अप्रोच से जाए। अब मैंने ये क्वेश्चन टॉपिक तो चूंकि पढ़ाया नहीं है, तो ट्रिक में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम में सॉल्व करके बताओगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। चलिए जी, देखो, गंदी नजर से देखो, ऊपर से ये हो गया हमारा एक। ठीक है, फिर इस तरीके से देखो तो कितने हो गए, 2। ठीक है, फिर इस तरीके से नीचे आ जाओ, यहां पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो होगा नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, एक, फिर यहां पे क्या हो रहा है इसको, ये हो गया हमारे पास एक, फिर इस तरीके से 2, है ना, इस तरीके से पूरा 2, राइट। देन उसके बाद इस तरीके से आप देखोगे तो कितने हो गए, 3। ठीक है, फिर इस तरीके से देखोगे तो कितने हो गए, 4। ओके, हो गए 4। ओके, 4 हो गए, राइट। चलिए, कोई मसला नहीं। 4, तो ये छोटू ट्रायंगल देखोगे कितने हो गए, 5। फिर इस तरीके से इसको देखोगे कितने हो गए, 6। फिर इस तरीके से इसको देखोगे कितने हो गए, 7। ठीक है, अब इस छोटे वाले को देखोगे इस तरीके से कितने हो गए, 8। फिर यहां से इस तरीके से जाओगे कितने हो गए, 9। फिर यहां से पूरा देखोगे इस तरीके से कितने हो गए, 10। तो कुल मिलाकर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 10 एंड 10 इज द करेक्ट आंसर। ये खुद मैंने ये मॉक टेस्ट सॉल्व किया है, मुझे इसका पैटर्न बहुत अच्छा लगा है। हालांकि लेवल उतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, बेसिक लेवल की क्वेश्चंस है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ऐसा ही पेपर हमें जेकेएसबी में देखने को मिलता है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, नो डाउट। चले, consider the two similar triangles ABC and DEF. Which of the following is correct about the ratio of the area of the triangle ABC and DEF? मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? अगर आपने बेसिक सा भी देखा है तो आपको पता होगा। ठीक है, दो ट्रायंगल है हमारे पास, कहता है ABC, और दूसरा ट्रायंगल है DEF, ये दोनों सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो हमें बोलना है क्या होगा। अगर हम देखेंगे साइड्स का रेशियो, तो क्या होता है, साइड सिमिलैरिटी में, सिमिलर, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है ना बेटा, तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है बेटा, तो सिमिलैरिटी में क्या काम होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब यहां पे ए बी है ना, ए बी बाई डी ई, यानी कि इस तरीके से ए बी बाई डी ई बराबर होगा, फिर दूसरा और तीसरा ले लो, यहां पर भी दूसरा और तीसरा है, दूसरा बी तीसरा सी, यानी कि बी सी बाई ई एफ, फिर पहला और तीसरा लेंगे ए सी, यहां पे डी एफ, तो ये साइड्स का रेशो हो गया। वहीं पे अगर हम बात करेंगे एरिया के रेशो की, तो वो जस्ट इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैंने आपको क्या कहा कि जब हम साइड की बात करेंगे या पैरामीटर की बात करेंगे, तो ये क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है। और वहीं पे जब हम क्या काम करते हैं, एरिया की बात करेंगे, तो हम 2 डायमेंशंस, लेंथ या ब्रेड, लेंथ या हाइट या कुछ और, तो उनका क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट बोले तो ये यहाँ पे आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा, स्क्वायर पावर स्क्वायर में आपको देखने को मिलेगा एरिया के केस में, तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेता, तो सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ मेरे भाई, ये वाला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि पहले
बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज अगर मैं आपको 1 2 3 बताऊंगा, दिस इज इंक्रीजिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। और अगर मैं आपको बताऊंगा इस 1 2 3 का डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ, तो आप बोलोगे 3 2 1। ओके, चलिए हमें क्या कह रहा है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। ओके जी, तो हम अगर एक ऑप्शन उठाएंगे तो हमारे पास है 4√6, दूसरा है 3 थर्ड रूट ऑफ 4 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4, तीसरा है फोर्थ रूट ऑफ 5। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, so this is nothing but 6 to the power 1 by 4, this is nothing but 4 to the power 1 by third, this is nothing but 5 to the power 5 raised to the power 1 by फोर्थ। अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन को सेम बनाने के लिए, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम, या खत्म फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 12, और इस 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, समझो समझो बेटा, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेगी ताकि फ्रैक्शन नीचे डिनोमिनेटर कट जाएगा। ठीक है, अब ये एल से मैंने क्या लिया, इस 4 का लिया, 3 का लिया, इस 4 का लिया। आई बात समझ, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा। चलिए जी, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 6 to the power 4 3 12 यानी 6 to the power 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 to the power 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 to the power 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 to the power 3 216, ये कितना हो जाएगा 256, होता ना, 4 into 4 into 4 into 4 यानी कि 16 into 16 इज इक्वल टू 256, 5 into 5 into 5 कितना होता है 125। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले रैंक इसको आ जाएगी, किसको, 256, दूसरी रैंक 216 को, और तीसरी रैंक किसको आ जाएगी 125। पहली रैंक 256, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 3√4, 3√4 दो ऑप्शंस में, यानी कि ये दो ऑप्शंस हट गई, ये दो ऑप्शंस हट गए। देन उसके बाद सेकंड रैंक क्या है 256, 256 के सॉरी सेकंड रैंक 216, 216 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो वैल्यू क्या है 4√6, 4√6 इस ऑप्शन में। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ भाई, select the alternative to indicate the arrangement of the following words in logical and meaningful order। meaningful and logical order में हमें इसको अरेंज करना है। देखो बेटा, सबसे पहले किले आएगी, फिर क्या करेंगे, किले के हम मिट्टी के बनाएंगे ब्रिक्स, ठीक है, ईंटें बनाएंगे, देन ईंटों से हम बनाएंगे दीवार, ठीक है, और दीवार के बाद हम बनाएंगे रूम्स, और रूम्स के बाद हमारा बन के आ जाएगा तैयार मकान। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे आ जाएगा 5, तीसरे नंबर पे आ जाएगा क्या 1, चौथे नंबर पे आ जाएगा 4, और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा 3। दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। आई बात समझ, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Rohan sells 2 articles. The cost price of first article is equal to the selling price of second article. The first article is sold at a profit of 40% and the second article is sold at a loss of 40%. What is the ratio of selling price of the first article to the cost price of second article? बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। अच्छा, मुझे ये मॉक टेस्ट अच्छा इसलिए लगा क्योंकि देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, तो ये होती है खासियत एक अच्छे मॉक टेस्ट की। खैर, इसमें अपनी बुराई भी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट वैसे इसलिए लगाने होते हैं ताकि आपका स्ट्रेस लेवल, आपका टाइम मैनेज हो जाए। एक्चुअल पेपर आपके मॉक टेस्ट से डिफरेंट हो सकता है, तो इस चीज को दिमाग में बिठाए रखना। ओके, मॉक टेस्ट तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा जब वो रिलेवेंट होगा। तो अब ये कितना रिलेवेंट है वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए, रोहन सेल करता है 2 आर्टिकल, सपोज ये है आर्टिकल पहला और ये है आर्टिकल दूसरा, कौन, रोहन। ठीक है, कहता कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। ओके, पहले का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये होगा दूसरे का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कहता है पहले आर्टिकल का सीपी दूसरे आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा, लेकिन हमें कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है पहले। कहता है द फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। 40% की फ्रैक्शन मुझे बता, बोलोगे सर 2/5। ठीक है, प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 5 को लाया, 2 पे ज्यादा यानी कि 7 को बेचा होगा। ठीक है, सेकंड आर्टिकल, सेकंड
नाउ सेकंड आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 40%, यानी कि अगर 5 में लाया तो 2 कम यानी कि 3 में बेचा होगा। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, हमें इसका रेशियो निकालना है। लेकिन हमें एक कंडीशन यहाँ पे वायलेट हो रही है। कौन सी कंडीशन? हमें कह रहा है कि पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के इक्वल होना चाहिए, यानी कि दिस 5 शुड बी इक्वल टू दिस 3। लेकिन अगर ये इक्वल है तो रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल नहीं है तो इक्वल बना लेंगे, इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने किया तो नए फ्रैक्शंस हमें देखने को मिले। क्या? 3 5 आर 15, ये हो गया सीपी, इज टू 3 7 आर 21, ये हो गया एसपी। और फर्स्ट आर्टिकल का सीपी एंड एसपी का रेशियो। एंड या मत लिखो एंड, क्या मजबूरी है। 5 5 आर 25 और 5 3 आर 15। हमें रेशियो क्या निकालना था? रेशियो हमें फाइंड आउट करना था कॉस्ट प्राइस ऑफ, हमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट क्या है? 21। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल क्या है? 15। सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल 25। बस ये 21 इज टू 25। आप अगर बेसिक से करोगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब मैंने आपको रेशो रेशो मेथड से ये क्वेश्चन कराना सिखाया क्योंकि आपको इसकी रिलेवेंस पता चलेगी जब आपको फ्रैक्शंस लाइक 33:1/3% होगी। हालांकि ये क्वेश्चन 100 मान के आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप आगे फंस जाओगे, तो ऐसा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अरेंज इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। क्या करने हैं? पहले पेंटागन आएगा, फिर हेक्सागन आएगा, 6 साइड्स होते हैं, ठीक है ना। पेंटागन में क्या होते हैं बेटा? इस तरीके से देखो, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, हेप्टागन में 7 साइड्स होते हैं, ऑक्टागन में 8 साइड्स होते हैं, एंड नोनागन में 9 साइड्स होते हैं। सो क्या लिखेंगे? इसे ऑर्डर में लिखेंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the average age of daughters of four of a family is 12 years. The average age of daughter and their parents is 26 years. If the mother is 4 years older than the father, then what is the age in years of the father? बस कुछ नहीं करना है। फोर डाटर्स क्या एवरेज की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास नंबर, ये हो गया हमारे पास बेटा एवरेज, और ये हो गया हमारे पास सम। ठीक है, 4 डाटर्स की एवरेज एज की अगर हम बात करेंगे 12 साल है, ठीक है, 12 ईयर है। और अगर हम सम की बात करेंगे तो सम कितना होगा? 12 इंटू 4, यानी कि एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 48 ईयर्स इनका सम होगा। ठीक है, नाउ अब इनके साथ पेरेंट्स भी होते हैं, यानी कि हम लिखेंगे 2 पीज प्लस 4 डॉटर्स। ठीक है, ये अब एक फैमिली है, इनकी एवरेज एज है 26 ईयर। तो सम कितना होगा बेटा? आप बोलोगे सर 26 इंटू 6 कितना होता है? 156 होता है। क्या होता है? 156। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो पेरेंट्स की एज सम आपको निकल के आ जाएगा, इससे ये घटाओगे तो कितना मिलकर आ जाएगा? 108। अब यहां पे बोलता है अब पेरेंट्स जो है वो एक ही एज के नहीं है, 4 साल का डिफरेंस है। जो इसकी वाइफ है, बाप की जो माँ है, सॉरी इन बेटियों की जो माँ है वो उनके पापा से 4 साल बड़ी है। ओके, तो क्या करेंगे हम? मैंने आपको बताया कि अगर हम दो नंबर्स का डिफरेंस 4 में लिखना है तो हम क्या करेंगे? इसको हम 4 उतारेंगे तो कितना रहा? 104। इसको आधा आधा करेगी 52। अब माँ 4 साल बड़ी है तो वो होगी 56 और पापा कितने होंगे? 52। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम 4 साल जब उतारेंगे, या इस 4 साल को उतारो, दिमाग में रखो, साइड में रखो। वहां के पे कितना रहा? 104, दो दो आधे आधे में बांट दो, हो गए 52 प्लस 4। ये क्या होगी? ये होगी मदर, ये होगी मदर। ये क्या हो गया? ये हो गया फादर। ठीक है, ये हो गया फादर। सो फादर की एज कितनी होगी? 52। बस कुछ नहीं करना है। बताओ, एवरेज का क्वेश्चन था, इतने बेसिक से हो गया। चलिए
Next, select the number pair in which the two numbers are related in the same way or as are the two numbers of the given number pair. ठीक है, एनालॉजी पे क्वेश्चन है, जो इन दो नंबर्स में रिलेशन है वही हमें देखना है कौन से ऑप्शन के नंबर्स में रिलेशन होगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे ये 8 को उठाएंगे, ये है 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे 5 तो ये है मिलेगा 69 और ये 69 ये वाला नंबर है। ठीक है, इस तरीके से देखा। ओके जी, अगर हम इसको देखेंगे ये है 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे 5 वो तो हमें मिलेगा 14, लेकिन 14 तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, देन दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। क्यों? देखो 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे 5 तो वो कितना मिलेगा 54 मिलेगा और 54 ही इसका गिवन है, दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। 4 letters clusters have been given out of which 3 are alike in some manner and one is different. Select the odd letter cluster. odd one out पर ये क्वेश्चन है तो आप बनाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूं, पानी पी लेता हूं। ओके, तो चलिए जी बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। ऑड वन आउट हमें निकालना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बी के बाद ई आता है, यानी कि क्या होता है +2 होता है। ई के बाद एच आता है +2 होता है। एच के बाद के आता है +2 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वही मिलेगा +2 होता है, यहाँ पर भी आपको वही मिलेगा +2 होता है। यहाँ इस वाले ऑप्शन में वैसा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली मैंने क्या किया है, ये वाला अटेम्प्ट खुद किया है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इनके एप्लीकेशन पे, तो मैंने सोचा कि हम भी अपने एप्लीकेशन पे आगे मॉक टेस्ट लाने का सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बाकी चैनल्स मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो उस हवाले से मैंने ये लगाया। हालांकि अब मेरा स्कोर ऐसा उतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन सिलेक्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। 80 के आसपास मेरा स्कोर है, 80 बिलो ही है। ठीक है, तो लेकिन सिलेक्शन के लिए आप अगर 70 प्लस भी इस वाले मॉक में लाते हो तो दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अब ये चीज मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, क्योंकि डीआई से 5 क्वेश्चंस का कोई लॉजिक बनता नहीं है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस मैथ से आने हैं 15 और डीआई से आप देते हो 5 क्वेश्चन। यहाँ पे फिर आपका ज्योमेट्री भी रहना है, ट्रिग्नोमेट्री रहना है, मेंसुरेशन रहना है, अलजेब्रा रहना है। ठीक है, तो यहाँ से तो मिनिमम एडवांस से 4 से 5 क्वेश्चन तो आने हैं। ठीक है, और आप सिर्फ डीआई से 5 क्वेश्चन दे रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए बस ये एक थोड़ी सी मुझे अजीब सी चीज लगी। बाकी पेपर का लेवल मॉडरेट रहा। जीके एंड कंप्यूटर मुझे हमेशा की तरह थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। बाकी 3 पोर्शंस में जबरदस्त 100% स्कोर करने की वजह से मेरा जो एक्चुअल एग्जाम्स में सीन रहता है वही मॉक टेस्ट में हुआ कि 80 के आसपास स्कोर जब पहुंचा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट सी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिपार्टमेंट ई बाय। क्या कहता है कि सी में प्रोडक्शन जो होती है वो ई के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है, और ऑप्शन हमें परसेंटेज में है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ज्यादा कितनी है तो आप बोलोगे सर 150 हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, सो 150 ज्यादा है किसके ऊपर, विद रेस्पेक्ट टू ई के कंपैरिजन में बात हो रही है ना, तो ई हम बेस वैल्यू लेंगे दैट इज 50। So 150 upon 50 into 100 that will be 300%. Option D, D for Deepika Padukone. Next question. Select the letter cluster, यानी कि सिंपली हमें बोलना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी देखो क्या होता है। टेक्निक थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच। अब बदकिस्मती से मुझे ये क्रॉप करना पड़ा और मेरी ऑप्शन यहाँ पे आपको टिक देखने को मिल रहे होंगे ब्लू से, ठीक है, ग्रीन कलर में, लेकिन कोई नहीं, आपको अप्रोच सिखाना मेरा मेन मकसद है, तो वो आप सीख सकते हो। ठीक है, तो पहले वाले लेटर को आप यहाँ पे कंपेयर करके नहीं निकालोगे पैटर्न। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस का पहला लेटर सेम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दूसरे वाले पे जाओ।
जंप करो। आर, पी क्यू आर, एस टी यू, यानी कि गैप है हमारे पास दो का गैप है, ठीक है। फिर यहां पे देखेंगे तो दो का गैप है, डी और जी में देखेंगे तो दो का गैप है, तो यहां पर भी दो का गैप होगा ना, यानी कि जो कोई नंबर मिलेगा उसका पहला डिजिट कुछ होगा, लेकिन दूसरा डिजिट यू के बाद दो गैप हम डालेंगे, यू, यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, एक्स होगा। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमें एक ही ऑप्शन में दूसरे सेकंड प्लेस पे एक्स देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से सोचना होता है मेरे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्कल होता है लेडीज, ये हो गया हमारे पास लेडीज, ठीक है, और ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है टीचर्स को, ये हो गया हमारे पास टीचर्स, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है अनमेरिड, यानी कि ये हो गया हमारे पास सिंगल लोग, ठीक है, सिंगल हो जाएगा मिंगल। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मच मैरिड लेडीज आर टीचर्स, मैरिड लेडीज, ठीक है, यानी कि पहले हम लेडीज देखेंगे, ठीक है, और वो मैरिड है यानी कि ये वाले नहीं आएंगे, और ये लेडीज क्या है, ये टीचर्स भी है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये वाले तीन आ जाएंगे, तो ओनली 3, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। बताओ क्या है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो कहता है इन व्हाट रेशियो राइस कॉस्टिंग रुपीज 14 पर केजी मिक्सड विद अनदर राइस कॉस्टिंग रुपीज 11 पर केजी टू गेट द मिक्सचर कॉस्टिंग रुपीज 11.6 पर केजी। तो मैंने आपको बताया है कि इन क्वेश्चंस को बेसिक से भी कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, रेशो बनाकर भी कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जब आपको दो क्वांटिटीज गिवन है, उनका एवरेज गिवन है, ये हो गया एवरेज वैल्यू, ये होगी बड़ी क्वांटिटी, ये होगी छोटी क्वांटिटी, तो जब आपको इस तरीके से गिवन होगा और आपको रेशो पूछा जाए, तब बेस्ट मेथड जो रहता है दैट इज एलिगेशन। तो एलिगेशन का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एलिगेशन इज नथिंग बट द प्रो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एवरेज, ठीक है। एलिगेशन का बेसिक कंसेप्ट निकल के आता है हमारा कंबाइंड मीन से या कंबाइंड एवरेज से, या हम कहेंगे वेटेड एवरेज का मेथड है। ओके चलिए जी, तो क्या करना होता है हमारे पास, मैंने आपको ट्रिक बताई थी एलिगेशन के टाइम, हम क्या करते हैं बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। ओके क्या है, पहले एज इट इज लिखेंगे, ये हो गया 14, फिर दूसरा हो गया 11, और एवरेज बीच में है क्या है 11.6। अब पॉइंट को खत्म करने के लिए 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 116, 140, 110 बन जाएगा। बस बड़ा माइनस छोटा, 140 से 116 गए तो 24, 110 यानी कि 116 से 110 गई तो 6, तो 6 इज टू 6 इज टू 24, 6 से कैंसल आउट करोगे 1 इज टू 4, 1 इज टू 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये इसका रेशो होता है, ये इसका रेशो होता है, इस तरीके से समझो, ठीक है। ये इन क्वांटिटीज का ये वाला रेशो होता है, यानी कि ये 24 रेशो होगा इस 110 का, ठीक है। तो चलिए ये वाला नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट फर्स्ट हम चेक करेंगे, ठीक है। देखते ही आपको घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको नंबर सिस्टम में स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब्स किस तरीके से होता है, जल्दी से किस तरीके से सोचते हैं, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपको घंटी बजनी चाहिए, ये जो रूट 225 है ये है 15, प्लस 441 है, ये क्या है 21, क्योंकि 21 इंटू 21 441 होता है, ठीक है। तो ये क्या है 256 है 16, क्या ये ज्यादा है 2.5 से, देखते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिवाइड बाई 16, क्या ये ज्यादा है 2.5 से, तो जब हमने देखा तो ये हमें क्या मिलता है, ये हमें मिलेगा 2.3, 2.3 ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है 2.5 से, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन उठाएगी, ये वाला उठाएगी, सेकंड वाला चेक करेगी, सेकंड वाला क्या है हमारे पास 289 रूट, तो ये है हमारे पास 17, प्लस ये है हमारे पास 23। ओके अब मुझे देखते ही पता चलता है, तो आपको भी देखते ही पता चलेगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये है नीचे 13, क्या ये 3 से ज्यादा है, तो चलिए देखते हैं, 17 प्लस 23 40 डिवाइड बाई 13 ग्रेटर देन 3, तो यस, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपको 3 पॉइंट समथिंग यानी कि 3 प्लस मिल जाएगा, और ये 3 से ग्रेटर होगा, बिल्कुल होगा,
ठीक है, सो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है out of two numbers 30% of smaller number is equal to 18% of larger number. If sum of two numbers is 840, then what is the value of larger number? कहता है, क्या कहता है, जैसे जैसा सवाल कहता है वैसा वैसा करो, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बेसिक लेक्चर्स में भी बताया है कि किस तरीके से हम बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, कहता है 30%, या इस तरीके से सोचो, हिंदी से ही आप करो, उर्दू में ही आप करो। कहता है स्मॉलर नंबर का 30%, इस तरीके से यार 30% ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 18% ऑफ लार्जर नंबर। बहुत मुश्किल होता है, मतलब कभी कभी ट्रांसलेट करके मैथ्स को पढ़ाना। ओके, तो अब देखोगे का से का खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, 6 से ये हो जाएगा 5 बार इंटू स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 6 से 3 बार इंटू लार्जर नंबर। ओके, सो स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर का रेशियो अगर निकालेगी, एस की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 5, तो 3:5। ठीक है, ये हो गया इनका रेशियो। कहता है इन दोनों का सम 840। अगर यहाँ पे यूनिट्स में सम देखेंगे तो क्या है, 8 यूनिट। स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर 8 यूनिट सम है, यानी कि 840। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 105। ठीक है, डिवाइड करो, जस्ट डिवाइड बोथ साइड्स। तो लार्जर नंबर निकालना है, यानी कि 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी निकल के आएगी, इसका 5 टाइम्स, जस्ट इसका 5 टाइम्स। ठीक है, 1 इंटू 5 5, 105 इंटू 5 कितना होता है, 525। 525 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नाउ ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन है, चलो करते हैं। क्या करना होता है, इस लाइन को देखना होता है। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, पी प्लस क्यू, तो प्लस वाला पढ़ो। यहाँ पे क्या होता है, दूसरा पहले का ब्रदर होता है, बाई होता है, यानी कि आर पी का बाई होगा। आर बाई है, यानी कि मेल होगा, ट्रायंगल में बंद करेगी किसका, पी का। ठीक है, यहाँ पे पी रखेंगे। ओके, रखा, समझा, हाँ जी समझा। देन उसके बाद आर इंटू क्यू इंटू साइन यहाँ पे। ठीक है, तो ए इज द फादर ऑफ बी, दैट मीन्स आर शुड बी द फादर ऑफ टी। आर टी का फादर होगा, टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ टी माइनस क्यू माइनस यहाँ पे। ठीक है, तो पहला दूसरे की माँ होती है, दैट मीन्स टी मदर होगी क्यू की। टी माँ होगी तो फीमेल है, तो सर्कल में बंद करेगी, और किसकी माँ है, क्यू की माँ है, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ठीक है, क्यों यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा ज्यादा जच जाएगा। क्यों, आगे बताता हूँ। क्यों डिवाइड एस, डिवाइड, ठीक है, पहला दूसरे का बेटा होता है, तो क्यों एस का बेटा होगा, क्यों एस का बेटा होगा, और टी का भी बेटा है। दैट मीन्स अगर टी फीमेल है तो एस मेल होगा और इसका हस्बैंड होगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे बीच में, है ना। बचपन की यादें दिलाते हैं ये, बहुत बार मैंने मार खाई है, कहीं पे टी प्लस समथिंग लिखा होता है। ठीक है, फिर मुझे मार पड़ती थी, ये आप ही लिखते हो, तो ये प्लस वाला साइन आप इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हो। ओके, चलिए जी, एस प्लस यू प्लस, क्या मतलब, ये दूसरा पहले का बाई होता है, बी ए का बाई है, दैट मीन यू एस का बाई होगा। यू एस का बाई होगा तो यू यहाँ पे और ट्रायंगल में बंद करेंगे। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे और आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम उसके लायक है। कहता है देन हाउ इज एस रिलेटेड टू आर। एस, ये एस इस आर का क्या लगता है, एस देखो, आर की बेटी टी और उसका हस्बैंड एस, यानी कि एस आर की बेटी का हस्बैंड लगता है, यानी कि सन इन लॉ लगता है। ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 96, फाइंड टू नंबर्स। ओके, यहाँ पे बेस्ट अप्रोच इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का होता है ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो एवरेज कितना होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए हमारे पास 10, और प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट दो गिवन नंबर्स का होना चाहिए 96। ठीक है, चलिए जी, क्या इसका एवरेज अगर हम देखेंगे, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका एवरेज अगर हम देखेंगे ना बेटा, वो आ जाएगा 17.5। तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन भी हट जाएगी, ये ऑप्शन भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरेज 14 मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन उठाओ, तो देखो, चेक करो,
ठीक है। एवरेज, एवरेज अगर हम देखेंगे तो क्या है, 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, हो गई ना सेटिस्फाई ये कंडीशन। दूसरी बात, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की बात करेगी तो पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 8, तो 96 हो जाता है, तो सेटिस्फाई हो गया। एंड दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट। आई बात समझ, ऑप्शन से बना सकते हो। दूसरा मेथड होता है बेसिक, बेसिक अप्रोच। ठीक है, बेसिक अप्रोच से आप क्या कर सकते हो कि दोनों का एवरेज अगर 10 है तो सम कितना होगा, अगर एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है तो इनका सम होगा 20। और प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे, एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है तो प्रोडक्ट 96 होगा। देन उसके बाद ऊपर नीचे आगे पीछे आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर निकल के वैसे भी आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस, डाइस पर क्वेश्चन है ये जो हम यहाँ पे डाइस देख रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्टली ये गिवन नहीं होता है एग्जाम में, तो ना ही हमारे सिलेबस में गिवन है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग्स का एक बड़ा सा चंक पोर्शन है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो चलिए जी, क्या करना होता है, मैंने आपको हालांकि नहीं पढ़ाया लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा बता सकता हूँ कि यहाँ पे कॉमन फेस उसको पकड़ो, उनको एक दूसरे से भिड़ाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन फेस, इसकी वैल्यू हमें बतानी, इसका अपोजिट क्या होगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसका अपोजिट हमें बताना क्या होगा। ठीक है, सो परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट परसेंटेज को रखो, परसेंटेज के बराबर में परसेंटेज को रखो। देन चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। तो क्या है यहाँ पे, एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहाँ पे, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, सॉरी क्लॉकवाइज चलेगी तो लेस देन साइज, सो लेस देन साइज, लेस देन साइन के अपोजिट एट द रेट ऑफ आ जाएगा, तो ऑप्शन ए should be the correct answer. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्या कह रहा है, ऑड वन आउट कह रहा है, हमें रिलेशन बताना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 9 इंटू 9 और 63 में क्या रिलेशन है, सो 9 को 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन, 6 को 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे 5 को 8 के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो यही हमारा ऑड वन हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी 5 इंटू 7, यानी कि 35, 40 की जगह 35 होना चाहिए था। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एम्बेडेड फिगर्स पे। एम्बेडेड फिगर मतलब क्या होता है, रोटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। इस फिगर को ऐसे एज इट इज आपको यहाँ पे फिट करके देखना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर कौन से ऑप्शन में ये फिट होता है तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं, राइट। तो चलिए जी, इस खड़ी वाली लकीर को और इसको देखो, गौर से गंदी नजर से देखो, ये खड़ी वाली लाइन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, वर्टिकल लाइन मिल रही है, क्या टीडी कोई ऐसी मिलती है, नहीं मिलती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही होगा। ठीक है, बस। ठीक है, खाली और खाली इस वाली लाइन से, ये जो आपको लाइन मिल रही है, इससे हमने पता लगा लिया कि ये कौन सी फिगर में छुपी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ ए यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी डिपार्टमेंट सी इज 250, then what is the cost of production in rupees of all units produced by department C। कहता है एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट है 250 रुपए। ठीक है, डिपार्टमेंट सी में कितने यूनिट्स बनते हैं, 200 यूनिट्स बनते हैं, तो इसका कॉस्ट हमें बताना क्या होगा। तो क्या होगा भाई, वो होगा 200 इंटू 250 इज इक्वल 1 2 3 0, 25 दूनी 50, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है, बात आई रही समझ मेरी, बोर तो नहीं हो गए आप। चलो नेक्स्ट, शिवम इज 10% लेस efficient than विवेक। इफ विवेक कैन मेक ए हेलमेट इन 9 days, then in how many days शिवम कैन कंप्लीट द सेम वर्क। कहता है वर्क यहाँ पे सेम है, कांस्टेंट है। अगर वर्क सेम होगी ना बेटा, या कांस्टेंट होगी ना, ठीक है, देन ये जो इफिशिएंसी का रेशियो होता है ये इनवर्स होता है टाइम की। ठीक है, यानी कि अगर हमारी इफिशिएंसी x रेशियो y होगी, देन टाइम विल बी y इज टू x। ठीक है, ये है बेटा कंसेप्ट।
ठीक है, तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी पढ़ाया है। अब ये है हमारे पास शिवम और ये है हमारे पास विवेक। कहता है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, कहता है ये शिवम 10% लेस एफिशिएंट है, यानी कि अगर ये 10 यूनिट एफिशिएंट है कौन, विवेक, तो 10 का 1 तो 90 यूनिट एफिशिएंट होगा कौन, शिवम, यानी कि 9 यूनिट्स। ठीक है, अगर ये 100% है तो ये 90%। सो 0 से 0 कट करो ना, तो 10:9। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, क्योंकि वर्क सेम है, वर्क हमें सेम है, सेम हेलमेट है। ओके, अब कहता है कि अगर विवेक को 9 दिन लगते, विवेक को तो 9 दिन लगते, तो शिवम को कितने लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, एज पर क्वेश्चन एंड एज पर कंसेप्ट। सो ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Cardiologist is related to heart in the same way neurologist is related to what? Okay. Cardiologist ट्रीटमेंट करता है हार्ट का और न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करता है किसका, ब्रेन का, आपके दिमाग का। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अब ये फिगर सीरीज जो है ना, एज इट इज डायरेक्ट हमारे सिलेबस में गिवन है, तो वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, चलिए जी। तो अब देखो बेटा, समझो, ये यहाँ पे इस तरीके से, फिर ऊपर इस तरीके से। ठीक है, देखो 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 पैटर्न देखो ना, ये यहाँ पे एरो पहले इस तरीके से, फिर इस तरीके से, दूसरे में, तीसरे में ऐसे, चौथे में ऐसे, तो पांचवे में कैसे आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हट गया। अब देखो, अब देखो, यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, फिर स्क्वायर, 4 साइड्स 4 साइड्स। अब फिगर होगी 5 साइड्स वाली। ठीक है, 5 साइड्स वाली होगी, और कैसे होगी, कुछ कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, और ऐसा हमें एक ही ऑप्शन मिलता है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब आप बोलोगे ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड हमें सेम मिलता है, तो सेम नहीं है। देखो बेटा क्या है, ये जो पीक है ना, पीक एपेक्स पॉइंट, पीक ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे फ्लैट सरफेस, फिर पीक, फिर फ्लैट, यहाँ पे भी आ जाएगा पीक, इस तरीके से, तो एक ही ऑप्शन में है। तो इस तरीके से अब आप ये समझ सकते हो। ये क्वेश्चन इस बार हाल यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ये सेट मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से हम रियल एग्जाम में सोच सकते हैं। हालांकि इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती है जब आप कंसेप्ट को समझते हो। सो गाइज, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो बेटा अब आपको मैं इस मॉक टेस्ट के हवाले से एक दो बातें कहना चाहूंगा, जिसने भी ये मॉक टेस्ट दिया हो। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, या अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, कंप्लीट थी, तो 70+ अगर आपका स्कोर है, तो यू आर सेफेस्ट पोजीशन। ठीक है, सेफेस्ट पोजीशन, बिकॉज पेपर का लेवल थोड़ा सा मुझे मॉडरेट लगा। क्यों, अगर मैं जीके की बात करूंगा तो मुझे बस कुछ मतलब आइडिया नहीं है उसका, और क्या अगर मैं कंप्यूटर का बताऊंगा, ये दोनों मुझे थोड़े से मॉडरेट लगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा, और यहाँ पे मैं इंग्लिश का भी रखूंगा, ये तीनों पोर्शन मुझे मॉडरेट लगे। अब अगर मैं आपको रीजनिंग एंड मैथ्स की बात करूंगा, तो ये दोनों मुझे इजी, इनका लेवल मुझे लगा। हालांकि कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे रीजनिंग में या मैथ्स में। ठीक है, तो बाकी 70+ सेफ स्कोर है। दूसरी बात, आपको पैनिक नहीं करना होता है मॉक टेस्ट देने के टाइम। ये जो मॉक टेस्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी आप दो चीजों के लिए यूज करो। एक, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा, दूसरा अपनी जो सिली मिस्टेक्स है उनको मतलब ओवरकम करना। ठीक है, अपने प्रेशर को यूटिलाइज करना है, बाकी कुछ नहीं होता है। मॉक टेस्ट फाइनल एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे सीख सकते हो, रियल टाइम एग्जाम में जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करना सीखते हो, और आपका टाइम मैनेज हो जाता है। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सीख लेते हो। बाकी मॉक टेस्ट की रिलेवेंस की अगर हम बात करेंगे, एज सच कोई रिलेवेंस उतनी ज्यादा मुझे दिखी नहीं, बिकॉज ठीक है, मुझे दो ही पोर्शन, तीन पोर्शंस का मुझे ज्यादातर पता है, इंग्लिश का, रीजनिंग का और मैथ्स का।
ठीक है। तो मुझे मैथ्स का लेवल बहुत बेसिक लगा, रीजनिंग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगी, लेकिन रीजनिंग की बात करेगी तो एज इट्स आते हैं, जेकेएसबी का यही पैटर्न है। लेकिन मैथ्स का पैटर्न थोड़ा-सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि मेंसुरेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, अलजेब्रा से एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूँगा ज्योमेट्री से सिंपल सा ये सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन था हालाँकि, और मतलब कुछ टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए था, और डीआई इतनी नहीं होनी चाहिए थी। ख़ैर कोई मसला नहीं है, आप ये मॉक टेस्ट लगाना, और अगर आपने लगाया है 70 प्लस आपका स्कोर है, यू आर ऑन राइट ट्रैक। सो अगर आपका स्कोर लगता है आपको कम है, ज़्यादा होना चाहिए, और इस वीडियो के बाद आपको लगता है नहीं मुझे और मैथ सीखना चाहिए, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहाँ से कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी फ्रीली प्रोवाइड किया हुआ है। देन उसके अलावा मुझसे सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, पैराडाइज ऐप, पैराडाइज एप्लीकेशन, पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे इनरोल हो सकते हो। सब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।